आप लोगों ने श्रमदान से कुएं बनाए थे, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। श्रमदान में हमारे यहाँ कमेटी में, हर कमेटी में बने, लेकिन हमारी कमेटी में 10 कुएं बने। जी। उसमें जो वो कुआं बनवाने वाले वो स्वयं से खोदा है और ये पत्थर, और बाकी पैसा जो है रेता है, मिस्त्री खर्च है, वो कमेटी से मिला। अब इसलिए मिला कि वो कुछ श्रमदान से कर लेंगे, वो जो खुदवा रहा है जिस मालिक है उसका, तो ज़्यादा कुआं बनेंगे, इसलिए इस तरह से श्रमदान से खुदाई पत्थर जोड़ाई वाला किए थे, बाकी कमेटी से पैसा। कितने कुएं ऐसे बने हैं श्रमदान से? हर कमेटी में बने हैं, हमारे सरई एक में 10 कुएं बने। अच्छा। और हर कमेटी में बने, कहीं 10, कहीं 11, कहीं 12 भी हो चुके हैं। और महिलाओं के लिए क्या क्या किया गया है? महिलाओं के लिए उनको लोन टाइप के दे करके उनके मतलब वो व्यवसाय के लिए कोई सूपा टोकनी बनाना, कोई मनिहारी की दुकान करना, तो ऐसे करके कोई किराना, ऐसे करके उनको दिए थे। वहीं से वापस वो जो इनकम होता था उनके पैसा तो जमा करते गए, और फिर आगे सक्सेस भी हो गए, कई धंधा खोल लिए, बड़ा बन गया उनका धंधा। अच्छा। और अभी तक चला रहे हैं। तो कितने ग्रुप ऐसे बने हुए हैं महिलाओं के? महिलाओं के हर कमेटी में है, एक एक दो है समूह है, 10-10, 12-12 लोग। ठीक है। जो करने के लिए इच्छुक हैं वो किए, और बाकी और मतलब अभी पैसा कमा रहे हैं, अपना गृहस्थी चला रहे हैं। और जो नए पौधे जैसे यहाँ से ले जाते हैं, जैसे कुछ तो उसको पौधे भी कुछ बेचते हैं नए नए प्रकार के, क्या पेड़ लगा के बेचते हैं क्या? जैसे हल्दी हो गया, जैसे वो पौधा भी लगे हैं वहाँ, जैसे रतन जो थे उनके दाना भी बिकता है, सुबबूल है वो भी बढ़ गई, तो वो भी बेचते हैं, उससे कमाते हैं। हाँ, उसके दाना भी बिक जाता है। मुनगा है, उनका भी पत्ती फल बेचते हैं। तो पहले ये नहीं बेचते थे? पहले उसका पौधा नहीं था, कहाँ बेचते? अब पौधा हो गए कई प्रकार से, इमारती लकड़ी भी कुछ है, सागौन लगे हैं, लिप्टिस वगैरह। और आप भी बताइए कि और क्या क्या विकास हुआ है उधर? हमारे यहाँ, मेरा नाम चेतन प्रसाद यादव है जी। वाटरसेट कमेटी तरंग 2 का मैं स्वयं सेवक रहा जी। हमारे यहाँ काम पहले तो कमेटी का गठन हुआ। कमेटी का गठन हुआ, कमेटी में 12 मेंबर होते थे, 2 उसमें से पदाधिकारी बनाते, 10 मेंबर होते थे। अच्छा जी। और गठन करने के बाद में फिर ये योजना बनाया गया, जो भी शासन की योजना थी उसमें विशेष जल संवर्धन और भू संवर्धन पे काम हुआ, वनीकरण चारागाह पे। अच्छा जी। और जैसे जल संवर्धन पे डबरा डबरी बने जी, और भू संवर्धन पे CCT जी, कंट्रोल टैंक जी, बोल्डर चेक, ये अपने यहाँ बने। पौधे पौधे की क्या क्या प्रजाति है आपके यहाँ? जैसे करंज भी है, लिप्टिस अपने यहाँ नहीं लगाया गया था, अपन उसको प्रोत्साहित नहीं करते थे। लिप्टिस तो अपन पहले से प्रोत्साहित नहीं किया, नहीं करते थे अपन ने, लेकिन कौन कौन से पौधे लगाए वो थोड़ा जानकारी देंगे? करंज है, ये करंज है, और ये क्या कहते हैं, शिवबूल है, बबूल है, सागवान भी है जी, खमेर, आर्केसिया है, आर्केसिया कम्पेर है। तो वहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं इसीलिए उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। हाँ, वो अपने क्षेत्र में उस टाइप की मिट्टी में, जो पथरीली मिट्टी है उनमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको लगाया गया, नहीं दूसरे प्रजाति लगाते हैं। सिल्वर ओक है, और नाशपाती वगैरह की लगे रहे थे, कुछ मीठा नीम भी लगाया, आंवला। ठीक। 3 प्रकार की लकड़ी इस परियोजना में लगाई गई थी। मतलब जैसा हमने बताया कि स्टेक होल्डर एनालिसिस में पता चला कि ईंधन भी नहीं है, वो तो 25 साल पहले की बात है। ये तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट, ये शुरू हुआ था सन 2001 में, और
पूरा होना था इसको 5 साल बाद, लेकिन इसकी 10 लास्ट में जो 10 किस्त तक है वो चला है। फिर 2010 तक चला ये। तो इसमें जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी और फलदार 3 प्रकार के वृक्षों की बात होती है इसमें। तो फलदार में आंवला, किसी किसी के यहाँ अभी भी नींबू, अमरूद ये दिखता है। मीठा नीम तो एक आहार की दृष्टि से नया पौधा, क्योंकि राजेंद्र ग्राम की जो नर्सरी है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, उसमें बहुत थे पौधे, पर गांव में तब एक भी मीठा नीम नहीं था। करोंदा लगाया था उस समय फलदार में अपन ने। और ये जो इन्होंने बताया अकेशिया, सिल्वर ओक, खमेर, करंज, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसे पौधे लगाना है जो पर्यावरण के लिए भी अच्छे हों, लेकिन इनको रोजगार भी जल्दी मिले, और हरा आच्छादन इसमें बढ़ाना होता है। ग्रीन कवर अगर बढ़ता है तो ही वाटरशेड को सक्सेस माना जाता है। तो स्वाभाविक रूप से उस समय इनके रतन जोत जेट्रोफा जो है, तो उस समय जेट्रोफा को बहुत प्रोत्साहित सरकार की ओर से भी किया गया, क्योंकि बायोडीजल उसका बनता है। और इनके यहाँ भी वो होता था, जैसे रेयर कहीं कहीं था तो वो दाने बिक जाते थे, स्थानीय मार्केट में बिक जाती हैं जो चीज़ें, वो चीज़ें बढ़ाना, तो उससे इनको मार्केट इजीली मिलता है। तो जिस समय जेट्रोफा के हम लोग ने बीज, क्योंकि क्या होता है परियोजना में हर चीज़ का बजट सीमित होता है, तो जैसे ये श्रमदान से कुआं बनाने में, अगर एक कुआं पूरा परियोजना से बनाया जाएगा तो शायद 2 या 3 ही कुएं बनते। तो क्या किया कि श्रमदान यूज़र ग्रुप कर ले, जो जैसे कुछ लोगों ने अपने ज़मीन में बनाए, खेत में बनाए, तो उसने अपने परिवार सहित श्रमदान किया। लेकिन कुछ कॉमन जगह पे थी, जैसे नदी किनारे, ऐसा है कि ये पूरा टोला, पूरा मोहल्ला पानी पीता है, उनने सबने मिलकर श्रमदान किया। तो ये श्रमदान, जैसे आजकल कहते हैं लोग कि किसान श्रमदान नहीं करता, श्रमदान करने को कोई तैयार नहीं होता, लेकिन हमारा अनुभव दूसरा है। हमारे इस परियोजना क्षेत्र में जितने लाख रुपए, मतलब बहुत श्रमदान किया, यानी 6 दिन काम का पैसा लेंगे, 7वें दिन श्रमदान कर देते थे। छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग तैयार रहते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी समस्या पहचान में आई थी, उससे इनको तकलीफ जो हो रही थी वो भी इनको पहचान में आई थी, और ये जानते थे कि अगर हम अच्छे से सहयोग करेंगे इनके साथ जो रोड श्रमदान से बना था। हाँ, इन्होंने कबीर चबूतरा, कबीर एक चबूतरा। डैम, पशुओं का भी तो पानी का बहुत अकाल था ना उनका, तो इन लोगों ने जंगल में बाहर की तरफ, जबकि टेक्निकली ये कहा जा रहा था कि जहाँ गांव ख़त्म हो रहा है वहाँ लास्ट में क्यों बना रहे हैं, पर इनका था कि वहाँ हमारे यहाँ के जानवर जाते हैं, तो उनके लिए भी पानी तो आज भी है वहाँ, फिर मंदिर वगैरह भी बनाया है इन्होंने सब। तो अगर कम्युनिटी को बात सही समझ में आ जाती है तो ये PIA को खुद होके योगदान देती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है पयारी का वाटरशेड, जिसके ये कार्यकर्ता हैं, सचिव भी हैं, बेनिफिशरी भी हैं ये। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट तो परियोजना करके फिर वो नेक्स्ट उसमें लग जाती है, और स्वाभाविक है कि सरकारी अधिकारी भी बदल जाते हैं, लेकिन क्योंकि NGO लगातार इस फील्ड में अभी भी संपर्क में हो सब है, तो उसके कारण उसको वो दिखाई भी दे रहा है, और उसके पास योजनाएं निकल के आ रही। जैसे हमने जितनी भी ट्रेंचेस बनाई, कई प्रकार की ट्रेंचेस बनाई, स्ट्रेगर ट्रेंच बनाई, CCT बनाई, CPT बनाई, तो ये अब इनमें मिट्टी भर गई है, ने जो मिट्टी रुकी है अब लेवल आ गया, अब वहाँ पर अगला काम होना बाकी है। तो कहीं ना कहीं अपने जो विकास के जो मॉडल हैं उसमें एक गैप दिखता है कि जैसे किसी बच्चे ने 5वीं तक कर लिया तो उसके पास एक मार्कशीट होती है, तो अब उसका एडमिशन किसी भी ज़िले में होगा तो 6वीं में हो जाएगा, लेकिन किसी ज़िले की या किसी परियोजना क्षेत्र की भी मार्कशीट होना चाहिए कि अब जब यहाँ का विकास होगा तो जो किसी परियोजना ने पहले कोई काम किया उससे अगला, तो पंचायत को वहाँ उन स्ट्रेगर ट्रेंच पे जाके प्लांटेशन करना ही चाहिए, उस नई मिट्टी का लाभ उठाना ही चाहिए। ये हमारे यहाँ हमको अभी गैप दिखता है कि ये विकास में जो भी एक एजेंसी दूसरी एजेंसी से पूछे और पहले समझे कि अभी तक क्या हुआ। इसी को कहते हैं नेट प्लानिंग। नेट प्लानिंग का मतलब है कि पहले यहाँ कितना काम हो चुका है और उसका कितना प्रभाव भी खड़ा हो गया है। यदि इतने सारे कुएं श्रमदान से बने हैं और अगर यही मॉडल श्रमदान से फिर से कुएं बन सकते हैं तो इस योजना को पूरे जगह पर लागू करने की ज़रूरत है। और पंचायत वालों को भी इस काम, पंचायत वालों का एक्सपोजर होना और ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, और उनके उस एरिया में क्या क्या काम हुए हैं अभी तक जिसके आधार पर वो योजना बनाएं। अगर ऐसी कोई व्यवस्था अपने यहाँ शुरू हो जाए तो हमारी जैसी NGO का जो काम है कि ग्राम स्वराज, मतलब हमें करना है परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था बनानी है, तो हमारे उद्देश्य तभी पूरे होंगे जब
ये जो ग्राम पंचायतें हैं इनका और हमारा भी कम्युनिकेशन अच्छा लगातार संवाद, और केवल ये हमारे साथ नहीं, हर जिले में अलग अलग एनजीओ काम कर रही है। तो एनजीओ के साथ संवाद होकर ग्राम पंचायतों की योजना बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने कोई काम किया, किसी ने कोई काम किया है, तो उसका अगर पेड़ 3 फीट का हो चुका है तो अब आपके पास तो 3 फीट के पेड़ हैं ही ना, आगे आपको उसमें कलम लगाना है कि उसी को आगे बढ़ने देना है, उसी योजना, ये सब बहुत सघन रूप से इसके लिए ना कोई एक निश्चित व्यवस्था बनना जरूरी है। ऐसा टुकड़े टुकड़े में होना नहीं है कि किसी को कोई जागरूक व्यक्ति हैं तो उन्होंने अपने ज़िले में कर लिया। ऐसा कुछ सिस्टम बन जाए अपने यहाँ कि हर ज़िले में ये प्रोसेस को फॉलो करें कि यहाँ पर जो भी काम हुआ है उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार है, लोगों का आपस में संवाद है और पूरे सजेशन लें और उसके बाद में इस तरह से काम बढ़ाएं। तो ये जो 5-5 साल की परियोजनाएं होती हैं ना, ये लंबी दूरी तक लाभ देने वाली योजनाएं बनेंगी। अब जैसे जेट्रोफा जब लगाया तो गांव वालों से बात करके निकाला कि क्या चीज़ ठीक है, तो उन्होंने बताया 2 रुपये किलो मिलता है, और एक पौधे में उस समय बताया था कितने किलो एक पेड़ में लग जाता है दाना। एक पेड़ में अच्छा फल गए तो 2 किलो 3 किलो 2-3 किलो एक पेड़ में फल जाता है और साल में 2 बार फलता है। हाँ, है ना। ये कभी निकल गए। लेकिन जब वास्तव में अपन ने मेड़बंदी जितनी की तो उसमें दाने डलवा दिए सबने। जब अपने यहाँ के पौधे का दाना तैयार हुआ तब तक इसका रेट 10 से 12 रुपए किलो हो गया। तो अच्छी आमदनी हुई है गांव वालों को। तो अब ये लोग, इन्होंने खुद ही जब परियोजना पूरी हुई तो जो उस समय सब गांव वालों से संवाद किया तो उन्होंने बताया कि पलायन वही लोग कर रहे हैं जिनको शौक के कारण शहर जाना है, अब मजबूरी में नहीं जा रहे हैं। एक समय में मजबूरी में जाना पड़ता था, लेकिन अब यह है कि शौकिया जा रहे हैं। अब इधर कुछ दिनों से फिर से युवाओं का पलायन बढ़ा है, क्योंकि युवाओं को कैश ज़रूरी लगता है और जितना श्रम लगा के, खेती में श्रम ज़्यादा है और कारखानों में क्या है कि 12 घंटे मशीनों के साथ, एक तो और है बने बनाए सिस्टम में काम करने में मेहनत कम लगती है, और यहाँ खेती में क्या होता है, आप ही मैनेजर हो, आप ही मजदूर हो, ज़रा सी भी कोई ऐसी थोड़ी 19-20 हो गई तो आपको रिस्क कवर करने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ने, जब से ये सड़क बन गई हैं, जब से मोबाइल हो गए हैं, जब से ट्रेनें चल रही हैं, और सबसे तो ये मतलब ट्रेनें तो पहले भी चलती थी और कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ गई, तो वो इजीली शहर में जाके आते हैं। 20-22 हज़ार रुपए का काम उनको मिल जाता है। जैसे कोई बड़ी कंपनी बिस्किट की है, पैकिंग में ही गए तो 8 घंटे का उनको 500 है, फिर 12 घंटे का है। इस तरह से 1000 रुपये 1200 रुपये भी एक दिन में लोग जितनी मेहनत वो कर